साल 2024 में पाकिस्तान दुनिया में सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। अच्छा, तो क्या सोलर लगाने से बिजली का बिल सिफर हो जाता है, ज़ीरो, कोई बिल नहीं आता? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये समझना है कि नेट मीटरिंग होती क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ शमसी तवानाई से यानी सोलर के इस्तेमाल से 2000 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में लोग सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि महंगी बिजली। यानी जो बिजली के रेट थे वो आम आवाम की पहुंच से दूर हो गए। बिल्कुल। तो लोगों ने ये फैसला किया यार सोलर पे शिफ्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AAM न्यूज़ अप की स्पेशल पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी। 2014 में पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की इंपोर्ट का आगाज़ होता है। ये सिलसिला तकरीबन 8 साल तक तो जारी रहा और ये अपनी नॉर्मल पेस पे जारी था। लेकिन देखने में क्या आता है कि 2021 के बाद सोलर पैनल्स की इंपोर्ट में पाकिस्तान में एक बूम आ जाता है। बरतानवी थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान दुनिया में सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। और हैरानी की बात ये थी कि ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं था, ये किसी मुहिम के ज़रिए नहीं था, बल्कि ये सार्फिन की ज़ाती दिलचस्पी थी, उनकी अपनी ज़ाती इंटरेस्ट के बेस पे ये सारी चीज़ें थी। और 2024 में पाकिस्तान ने तकरीबन 17 गीगावाट के जो सोलर पैनल्स थे वो इंपोर्ट किए। 2021 के बाद अब ये सूरत हाल है कि आप अगर कहीं से गुजरें तो हर दूसरे घर पे आपको उनकी जो छत है वो नीली नज़र आएगी। उसकी वजह कि वहाँ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ शमसी तवानाई से यानी सोलर के इस्तेमाल से 2000 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शिफ्ट आया कैसे, जबकि ना इसे हुकूमत की कोई ख़ास सपोर्ट थी और ना इसके हवाले से कोई कैंपेन चलाई गई थी। तो लोगों ने इसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ली? आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोलर एक्सपर्ट। ये नौजवान हैं, डिग्री इनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन इनके हवाले से ख़ास बात मैं ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने डिग्री करने के बाद नौकरी का इंतज़ार नहीं किया। कुछ अर्सा इन्होंने स्ट्रगल तो किया, लेकिन इन्होंने अपना सोलर का काम शुरू कर दिया। सोलर इंस्टॉलेशन का इन्होंने काम किया और सोलर सर्विसेज देनी शुरू कर दी। ये अब जनूबी पंजाब और ख़ुसूसन मुल्तान में अपनी सोलर सर्विसेज देते हैं, सोलर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं और सोलर के उमूर पे इन्हें बहुत ज़्यादा ग्रिप है। जी, मैं बात कर रहा हूँ तैमूर अली की। तैमूर अली, सबसे पहले थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैमूर, हम आपसे सोलर पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट 2021 तक नहीं था। 2021 के बाद से लेके अब तक इन 3-4 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा सोलर में इंटरेस्ट लेने लगे हैं? सबसे जो बड़ी मेन वजह है पाकिस्तान में लोग सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि महंगी बिजली। क्योंकि बिजली की प्राइसेस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी कि लोगों ने इसका अल्टरनेटिव तलाश करना शुरू कर दिया। और सोलर से बेहतर कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं कि डे टाइम में आप सारा दिन फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं और रात को भी फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू नेट मीटरिंग। तो इस वजह से लोगों ने सोलर पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया। और 21, 22 और 23 के बाद तो एकदम बहुत बड़ा पोस्ट आ गया, बिल्कुल, जिसकी वजह से जो हमारे दूसरे ज़राए थे इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें बहुत कमी आना शुरू हो गई। और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ताकि लोग कम से कम सोलर की तरफ जाएं और जो उनकी IPP की कंपनी है वो इससे थोड़ा हट जाएं या बिजली उनकी इस्तेमाल करें। यानी जो बिजली के रेट थे वो आम आवाम की पहुंच से दूर हो गए। बिल्कुल तो लोगों ने ये फैसला किया यार सोलर पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या सोलर लगाने से बिजली का बिल सिफर हो जाता है, ज़ीरो, कोई बिल नहीं आता? बिल्कुल। दो तरह का सोलर होता है। एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर होता है, जिसमें आप डे टाइम में सूरज को इस्तेमाल करते हुए सारा दिन फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, AC भी चलाते हैं, घर का सारा लोड चलाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप नेट मीटरिंग करवा लेते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सोलर लगाते हैं, फ़र्ज़ करें आपकी कंजम्पशन है 3 किलोवाट या 4 किलोवाट है और आप 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगवा लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो आपको एक्सपोर्ट हो रही थी एज ए बैकअप पे, जो आप शाम को इस्तेमाल करते हैं और आपका बिल सुबह और शाम को चलाने के बाद भी ज़ीरो या माइनस में आता है। अच्छा, लेकिन अगर ऑफ ग्रिड हो तो तब बिल ज़ीरो में नहीं आएगा? नहीं, ऑफ ग्रिड होगा तो फिर ज़ीरो में नहीं आएगा। उसकी ये वजह है
ऑफ ग्रिड ये होता है कि आप ऑर्डर के साथ ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। आप उतनी बिजली बना रहे होते जो आपकी डे टाइम में आपकी यूजेज होती है, और रात को आप एक्सपोर्ट नहीं करते, तो आपको जब आप रात को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बिल आता है। यानी रात की जो बिजली काउंट होगी वो सोलर पे नहीं होगी, उसका वो बिल वापडा शामिल करेगा। उसका एक हल ये होता है कि आप बैटरी इस्तेमाल करें डे टाइम में जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी बिजली आप बैटरी में स्टोर करके रात को सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होती है कि आप बैटरी में स्टोर करेंगे तो आप पंखे और लाइटें चला सकते हैं रात को। अगर आप ह्यूज लेवल पे आप बैकअप चाहते हैं तो आपको लिथियम की 3-4 बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी, तो एक बैटरी का जो रेट है वो बहुत महंगी होती है, वो आपको महंगा पड़ जाता है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बैटरी आ रही होती है, जो आपको 2-3 बैटरियाँ चाहिए होती हैं बैकअप के लिए, यानी वो कॉस्टली हो जाएगा। वो कॉस्टली हो अच्छा, जाता है। हमें आम आवाम देख रही है और आम आवाम के लिए आप बताएं, देखें फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे घर में 2-3 पंखे चलते हैं और साथ में मोटर चलती है और इस्त्री वगैरह चलती है। तो फिर मेरा कितना खर्चा आएगा अगर मैं सोलर लगवाऊं? और अगर मेरे घर में एसी भी है और फ्रिज वगैरह भी है, साथ में ये पंखे भी हैं, इस्त्री भी है, मोटर भी है और भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, तो तब मेरा खर्चा कितना आएगा? अगर मैं बेसिक की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सिर्फ पंखे हैं, तब कितना खर्चा आएगा? और अगर मेरे पास थोड़ा सा बड़ा सेटअप है, मेरे घर में एसी भी है और ये सारी चीज़ें हैं, तब मेरा कितना खर्चा आएगा? ये आम आवाम के लिए बता दें। इसके ना 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक तो आप बिल्कुल आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, थोड़ा सा अफोर्ड करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके 2-3 पंखे चल जाए, तो उसका हल ये होता है कि आप डीसी सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएं, यानी कि ठीक आपके है। डीसी फैन हो, डीसी प्लेट हो। आप डे टाइम में एक वाटर कूलर जो हो गया, ठंडे ठंडा कूलर होता है वाटर कूलर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्लेट लेंगे आप 150 या 200 वाट की, 2-3 प्लेटें लेंगे, वो आपको सस्ती पड़ जाती है। 7,000-8,000 की एक प्लेट आती है, आप 2 प्लेटें लगाएंगे, आपके 2 कूलर आराम से उस पर चल जाएंगे। ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल ही, यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लो वो लेवल चाहते हैं पे। कि लाइट चली जाती है, आपको पंखे तो सारा दिन एटलीस्ट चलें। ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिडिल क्लास, तो वो जो चाहते हैं कि एसी भी हो और बिल भी ना आए। उसका हल ये है कि उसमें भी 2 टाइप का सिस्टम आ जाता है। एक होता है इम्पोर्टेड इन्वर्टर के साथ, ठीक है। और दूसरा होता है देसी के साथ। क्योंकि प्लेट तो कॉमन है, प्लेट तो लगनी ही लगनी है, आप जो मर्जी लगाएं। तो इसके साथ ये होता है कि आप देसी इन्वर्टर पे चले जाएं। आजकल जो देसी अच्छे इन्वर्टर आ रहे हैं, 7 किलोवाट, 8 ये किलोवाट देसी या 10 मतलब किलोवाट, लोकल इन्वर्टर की आप जो बात कर लोकल रहे हैं। इन्वर्टर होते हैं। तो शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी, हम क्लाइंट्स को रोकते थे कि आप देसी इन्वर्टर पे ना चाहें। लेकिन अब वो क्योंकि थोड़ा सा अपडेटेड आ गए हैं, थोड़ा अच्छे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अब अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। यानी कम रेट में अच्छे इन्वर्टर भी अब मार्केट में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। जिनका रेट हो गया 30,000, 35,000 या 50,000 इन्वर्टर का रेट है। जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर है वो अगर आप 7 किलोवाट पे जाएंगे तो कम अज़ कम सबसे लो क्वालिटी में वो 1,50,000 का इन्वर्टर होता है। इम्पोर्टेड। और जो देसी इन्वर्टर होता है वो 30 से 35,000 या 50,000 का इन्वर्टर होता है। तो उसके साथ ये होता है कि अगर आप 6 प्लेटें और एक देसी इन्वर्टर लगा लें, तो मेरे ख्याल में 1,40,50,000 में या 1,60,000 में आप एसी के मज़े भी ले सकते हैं, आप पंखे भी चला सकते हैं, आप फ्रिज भी चला सकते हैं डे टाइम में। तो आपका एक मिडल मैन जो लोग हैं उनका एक घर का लोड चल सकता है। यानी अगर 1.5 लाख रुपए हों तो उसमें एसी आप चला सकते हैं हाँ बिल्कुल बगैर बिजली के बिल के डर के, सोलर से। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब हमने देखा कि पाकिस्तान में आंधियों का एक सिलसिला आया, तो हमने सोलर्स को हवाओं में उड़ते देखा, सोलर सिस्टम को, और हमने ये भी देखा कि लोग उन सिस्टम्स पे लेटे हुए हैं, सोलर प्लेट्स पे, यार मेरे सिस्टम उड़ ना जाएं। तो क्या इसका भी कोई तदारुक है, इससे भी कोई बचाव है कि यार अगर कोई आंधी वगैरह, तूफान, झक्कड़ वगैरह आ जाता है, तो किस तरह मैं अपने जो सोलर सिस्टम मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ है उसको मैं किस तरह प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? इसका तो मेन एक ही हल है कि नीम हकीम जान के दुश्मन। अगर आप किसी से भी सोलर लगवा रहे हैं तो आप अच्छी तरह छानबीन करें कि वाकई ही वो कोई एक्सपर्ट है या कोई लोकल इलेक्ट्रिशियन सोलर वालों को देख के कि सोलर वाले अच्छा कमा रहे हैं तो मैं भी सोलर लगा के अच्छा कमा सकता यानी उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो ऐसे ही शुरू हूं। हुआ आप मार्केट में। एक्सपर्ट को देखें, एक्सपर्ट से लगवाएं, नहीं तो आपके जो सोलर है ऐसे ही उड़ेंगे जैसे पतंग उड़ती है और दूर दूर जाके गिरती है। तो आपने देखना है कि जो लगा रहे हैं वो एक्सपर्ट है। आप एलिवेटेड फ्रेम लगवा रहे हैं या L2 लगवा रहे हैं या उनका जो सिविल वर्क हो रहा है या वो जो इंस्टॉल कर रहे हैं फ्रेम, वो किस तरह कर रहे हैं, उसको प्रॉपर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या ऐसे आके लगा देते हैं और जिसकी वजह से थोड़ी सी भी आंधी आती है तो वो फ्रेम उड़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे लगाए, हमारी आज तक पूरे मुल्तान में एक भी कंप्लेन नहीं आई कि कोई प्लेट उड़ गई हो या फ्रेम उड़ गया हो।
तो यानी ये जो हम सोलर हवा में उड़ते देखते हैं तो ये लगाने वालों का कसूर है, हाँ जी, बिल्कुल, मतलब वो टेक्निकल जो मामलात हैं उनको नहीं देखते और ऐसे ही लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्या सोलर सिस्टम ख़राब भी होते हैं? क्या इन्वर्टर वगैरह की कोई शिकायत होती हैं, या लोग ये कहते हैं कि यार मैंने सोलर प्लेटें लगवाई हैं, काम नहीं कर रहे, मेरा बिल फिर भी आ रहा है? क्या इस तरह शिकायतें भी हैं? सर फिर मैं वही बात कहूँगा कि हम्म। एक्सपर्टीज़ जिससे भी लगवा रहे हैं वो एक्सपर्ट होना चाहिए। या जो आप चीज़ लगवा रहे हैं वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट पैसे बचाने के चक्कर में अपना सारा पैसा डुबा हम्म। देते हैं। तो ये होता है कि इन्वर्टर में थोड़ा बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, आपकी जो प्लेट होती है ना वो ख़राब नहीं होती। जब तक उसमें आंधी की वजह से उड़ ना जाए या यालाबारी की वजह से टूट ना जाए या डैमेज ना हो टूट जाए। कोई हम्म। पत्थर न मार दे, तो इसके अलावा प्लेट ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 98% चांसेस हैं कि आपकी प्लेट ख़राब नहीं होती। अब उसकी एफिशिएंसी ईयर बाय ईयर डाउन होती है लेकिन वो ख़राब नहीं होती। तो अगर एक सोलर सिस्टम लगवाया जाए, इन केस जैसे आप कह रहे थे कि 1.5 लाख में एक लगवा लिया और उस पर एसी वगैरह भी चल गया, तो वो कितने अरसे तक रिलायबल है कि ये चलेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि डाउन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनकी एफिशिएंसी डाउन होती है, तो कितने अरसे तक एक रिलायबली एक सिस्टम चल सकता है सोलर पैनल का? अगर अगर आप उसको मेंटेनेंस करते रहते हैं तो आपकी जो प्लेट है ना हम्म। वो ख़राब ऐसे होती नहीं है। आपको 15 साल के लिए आपकी प्लेट ख़राब होती ही नहीं है। जो कंपनीज प्रोडक्ट वारंटी देती है वो 12 साल की देती है, और जो एफिशिएंसी होती है वो 25 साल की इसकी ओवरऑल वारंटी होती है। लेकिन ज़बरदस्त। 10 साल होने को है प्लेट आई हुई, हम्म। लेकिन अभी तक कोई प्लेट ऐसी नहीं है कि उसने एफिशिएंसी ही बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। हम्म। वो एफिशिएंट है, काम कर रही है, इन केस के वो टूट ना जाए। यानी जब तक फिजिकल डैमेज नहीं होगा तो चांसेस नहीं है हाँ, कि वो। चांसेस नहीं है कि अच्छा, आपने जिक्र किया नेट मीटरिंग का, तो जो हमारे अवाम देखने वाले हैं, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको आम अल्फाज में समझाएं कि ये नेट मीटरिंग क्या है। और जैसे आपने कहा कि ऑन ग्रिड, यानी मैंने ऐसा सोलर लगवा लिया जो कि वापडा को बिजली दे रहा है, तो वापडा उसके बदले में हमें कैसे अकोमोडेट करता है? क्या वो हमें पैसे देता है, या वो हमें बिजली देता है, यूनिट देता है? ये क्या सिस्टम है? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये समझना है कि नेट मीटरिंग होती क्या है, हम्म। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या ठीक है। होता है। नेट मीटरिंग ये होती है कि आपका जो सोलर सिस्टम है ना वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। ठीक है। आप जो सोलर लगवा रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपको लोड 3 किलोवाट है या 5 किलोवाट है और आपने सोलर लगवाया 10 किलोवाट का। आपकी जो करंट लोड है, फ़र्ज़ करें आप घर में 2 एसी चला रहे हैं या 1 एसी चला रहे हैं, आप 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट का लोड चला रहे हैं, वो तो आप घर चला रहे हैं। बाकी जो लोड है वो आप वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ठीक है। उसी टाइम में। हम्म। तो वो ये होता है कि वो आपका बाई डायरेक्शनल मीटर लगे होते हैं जिसको हम ग्रीन मीटर या नेट मीटर कहते हैं। ठीक है। उसके थ्रू वो आपकी बिजली काउंट हो रही है कि आपके पूरे डे में कितने यूनिट्स रिवर्स हुए हैं। यानी हम इतनी बिजली बना के वापडा को दे रहे हैं, ये नेट मीटर में काउंट होता है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक यानी है। कि 8 घंटे या 7 घंटे जो धूप होती है ठीक उसमें है। आप इतनी बनाएं कि आप घर भी इस्तेमाल करें और वापडा को बैकअप पे एक्सपोर्ट भी करें। फिर ये होगा कि वही बिजली आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके यूनिट से यूनिट माइनस होंगे पीक आवर्स के अलावा, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आपका 3 मंथ के बाद वो में बिल तो आपको हर मंथ आता है, 3 मंथ के बाद वापडा आपके साथ हिसाब किताब करता है कि आपने 3 मंथ में कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। कितने इम्पोर्ट किए हैं। जो ओल्ड पॉलिसी थी उसके साथ ये था कि आपके जो यूनिट बच जाते थे वो 27 रुपये से मल्टीप्लाई करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे। अच्छा, यानी बस 27 रुपये यूनिट रेट था हाँ जी, बिल्कुल। वापडा की तरफ से? बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि 3 महीने बाद आपका जो बिल आना होता था वो माइनस में -20,000, -25,000, -50,000। कुछ क्लाइंट ऐसे होते थे जिनके हमने लगाए -1 लाख या 1.5 लाख तक भी बिल आए हुए हैं, जो वो यानी इंजॉय वापडा ने उनको पे करने थे? वापडा ने उनको पे करने होते हैं। लेकिन वापडा आपको पैसे नहीं देगा। इसका ये होता है कि जब अगले मंथ आपका बिल आ जाता है, फ़र्ज़ करें उससे अगले मंथ आपका सोलर ख़राब हो जाता है, इन्वर्टर में कभी कोई इशू आ जाता है, या वैसे ही कोई टेक्निकल मसला आ जाता है, आपका सोलर बंद हो जाता है या आपको लोड ज़्यादा हो जाता है। फ़र्ज़ करें सर्दियों में आप गीज़र वगैरह चलाते हैं बिल्कुल। और धूप निकलती नहीं है, तो वो जो क्रेडिट होता है वो आपको तब फ़ायदा देता है सर्दियों में। आप बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, आपका बिल भी नहीं आता। लेकिन वापडा आपको पैसे 1 रुपया भी नहीं देगा। यानी पैसे नहीं देगा, लेकिन बिल की मद में वो एडजस्ट करता रहता है हाँ कि जी, कल को अगर आपका सोलर सिस्टम ख़राब हो जाता है और आप वापस इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। तो वो वापडा आपसे बिल नहीं लेगा, वो पैसे अकोमोडेट करता बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले प्लेटों की जो रेट था सोलर प्लेट्स का, वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। उसकी क्या वजह थी?
क्यों इतना ज़्यादा? क्या पाकिस्तान ने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया था, या इसका कोई अल्टरनेट सिस्टम आ गया था जिसकी वजह से इनके रेट्स डाउन हो गए थे? मेन वजह तो आपको पता है सप्लाई चेन होती है कि आपके पास जो क्या कहते हैं सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। चीन में कंपटीशन इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी कि उनको उनके रेट डाउन होने ही होने थे। ओवर यानी कि प्रोडक्शन की पूरी वजह से। दुनिया में यानी कि एक्सपोर्ट कम हो गई थी तो पाकिस्तान में आ रहा था, यानी कि इतनी प्रोडक्शन हो गई थी कि उनके रेट कम होना शुरू हो गए। जो प्लेट 2 साल पहले 75,000 तक गई है, 75,000 एक प्लेट की रेट था, यानी कि 135-140 रुपये पर वाट आपको कॉस्ट कर पड़ रही थी ये। अब वो रिड्यूस हो गया, आपको 28-29 रुपये पर वाट पड़ गई है। यानी इतना ज़्यादा रेट डाउन हो गया बिल्कुल ओवर प्रोडक्शन की वजह से। ओवर प्रोडक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो हम बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम अगर किसी ने लगवाना है, लेकिन अगर कोई सोलर का कारोबार करना चाहता है, इन केस मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं बाहर से इंपोर्ट करूँ सोलर की प्लेट्स, इन्वर्टर वगैरह, और यहाँ पे सेल करूँ, तो ये कारोबार कैसा है? क्या ये प्रॉफिटेबल है? या ये जो दूसरा आप जिस तरह काम कर रहे हैं कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप टीम के साथ जाते हैं, टीम को लीड करते हैं, वहाँ पे जाके इंस्टॉल करते हैं, तो ये बिजनेस कैसा है अगर सोलर की टर्म्स में देखा जाए? ये जो दो ब्रांचेज हैं कि एक फरोख्त करने वाला मार्केट में बैठ के, और एक घर घर जाके सर्विसेज देने वाला, ये दो बिजनेसेस कैसे हैं? सर ये जो बिजनेस है इससे अच्छा बिजनेस इस टाइम तो हो नहीं सकता मुल्क में, सही क्योंकि है। इतना बड़ा स्कोप है और हर घर की ज़रूरत है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो सोलर पे शिफ्ट हो जाए। और जो सोलर लगवा चुके हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सपेंड कर दे, सोलर को बढ़ा दे ताकि और यूजेज आ सके, यानी कि उनका बिल ना आ सके। इससे अच्छा बिजनेस तो फ़िलहाल और भी है, इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई इंस्टॉलर है, जैसे हमारे इंजीनियर्स थे शुरू शुरू में, कारोबार नहीं था या जॉब्स नहीं थी, नए इंजीनियर्स थे या डिप्लोमा होल्डर थे, तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है कि प्रोफेशनल बंदे इस टाइम अवेलेबल नहीं है, इतना ज़्यादा उनकी डिमांड होने की वजह से। तो जो भी हमारे इंजीनियर जो इस टाइम स्टडी कर रहे हैं या जो डिप्लोमा होल्डर या जो इंजीनियर्स बाहर निकल चुके हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके, उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो फील्ड में आए, मेहनत करें, काम करें और इसको सीखें, सर्विसेज प्रोवाइड करें, अपनी कंपनी बनाएं, लोगों को भी फ़ायदा दें, उनके लिए भी फ़ायदा है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है डिग्री होल्डर्स के लिए भी, और अगर कोई कारोबार करना चाहता है उसके लिए भी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल अब आप ये बताएं, हमने सोलर पे तो डिस्कशन कर ली, आप किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? किन एरियाज़ में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सर्विसेज के चार्जेस क्या होते हैं? अगर कोई हमारी पॉडकास्ट के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो क्या तरीकाकार होता है इन सब का? सर इसका तरीकाकार ये है कि जब हम कोई सिस्टम खुद अपना लगाते हैं तो हम क्लाइंट को 6 मंथ की फ्री सर्विसेज देते हैं। ठीक है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है उनके सोलर सिस्टम सही काम नहीं कर रहा होता, वैसे ही वो विजिट करवा के चेक करवाना चाहते हैं कि क्लाइंट को तसल्ली नहीं हो रही थी, पहले 6 मंथ उनके फ्री विजिट्स होते हैं, हम उनको फैसिलिटी देते हैं। 6 मंथ तक कोई चार्जेस नहीं नहीं लेते आप? आफ्टर 6 मंथ अगर हमारी तरफ से कोई इशू आ गया, हमारे सोलर में सोलर के कोई फंक्शन नहीं कर रहा या इन्वर्टर में सोलर को कोई इशू है, तब भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है। अगर वापडा की तरफ से कोई इशू है, ठीक है, बाज़ का तो उनके वापडा की लाइन ख़राब हो जाती है, घर में कोई इशू हो जाता है और हमें बुलाते हैं, उसके विजिट चार्जेस होते हैं, वो एज़ पर एक्चुअल होते हैं, कभी काम ज़्यादा होता है तो उसके ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम होता है तो उसके कम विजिट चार्ज। अच्छा तैमूर, ये तो आपने सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली सोलर के बारे में। आप अपनी सर्विसेज के बारे में कुछ हमें बताएं कि आपका क्या तरीकाकार होता है? आपको क्लाइंट किस तरह आपसे कांटेक्ट करता है, और जब कांटेक्ट हो जाता है तो तब आगे का प्रोसीजर क्या है? क्या आप खुद उन्हें प्लेट्स वगैरह और इन्वर्टर वगैरह देते हैं आपके अपनी मर्ज़ी के रेट पे, या वो खुद लेके आते हैं, आप सिर्फ जाके इंस्टॉल करते हैं और उसके चार्जेस आप लेते हैं? तो क्या तरीकाकार है आपका? सर हम 2 टाइप के तरीके हैं। पहली बात ये सर्विसेज हम ना 24/7 सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम एक कोटेशन देते हैं, विजिट करते हैं, क्लाइंट को कोटेशन देते हैं कि ये आप अगर 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं उसको पूरी कंप्लीट कोटेशन देंगे। अगर वो हम पे ट्रस्ट करेगा तो हम एक पूरे 25 साल की वारंटी के साथ एक पूरा सिस्टम लगा के देंगे। ठीक है। इन केस अगर सिस्टम में कोई इशू हो जाता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्वर्टर में आ गया या प्लेट में आ गया, किसी भी चीज़ में, तो हम वारंटी के साथ सिस्टम लगा के देते हैं। और अगर वो क्लाइंट कहता है कि नहीं हम खुद चीज़ें अरेंज करके देते हैं, आप टीम हमें प्रोवाइड करें, हम लगा के देंगे या अपनी सर्विसेज दें, उनको हम लगा देते हैं। लेकिन इस केस में वारंटी जो होती है वो कस्टमर पे एंड पे होती है। ठीक अगर है। कोई मसला आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस चीज़ को क्लाइंट खुद देखता है। तो वो मतलब जिस कंपनी से सोलर वगैरह लाए हैं और जिस कंपनी से इन्वर्टर लाए हैं उसको जाके क्लेम करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि शॉपकीपर होते हैं, किसी शॉप से या किसी मार्केट में जाके
प्लेट उठा के है, उनको पता नहीं चलता कि 1 नंबर है या 2 नंबर है। और सेल करने के बाद दुकानदार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ठीक है। इन्वर्टर सेल करेगा, एक इन्वर्टर है अगर 5 लाख या 4.5 लाख का इन्वर्टर है, वो सेल करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। वो कहेगा प्लान कंपनी है, आप उसको ले जाएं और वहाँ से उनका सर्विस सेंटर क्लेम करवा दें, बिल्कुल। अगर हम सिस्टम लगाते हैं तो हम खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्लेम भी करवा के देते हैं, नहीं लगा देते हैं, हर चीज़ की जिम्मेवारी हमारी होती है। यानी आपके दो तरीकाकार हैं कि या तो लोग आपसे कहेंगे कि भाईजान प्लेट्स भी हम लेके आ रहे हैं, इन्वर्टर भी हम लेके आ रहे हैं, आप आगे सिर्फ इंस्टॉल कर दें और जो आपके चार्जेस हैं वो आप हमसे ले लें। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप क्लाइंट से कहेंगे कि ये मैं आपको एस्टीमेट बना के दे रहा हूँ, इसमें प्लेट्स भी मैं खुद लेके आऊँगा जितनी आपकी सिस्टम्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, और इन्वर्टर भी मैं खुद लेके आऊँगा, इंस्टॉलेशन भी मैं खुद करूँगा, उसके हवाले से आपके चार्जेस होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो किन एरियाज़ में ज़्यादा हैं? आप जनूबी पंजाब को कवर करते हैं, मुल्तान को कवर करते हैं, क्या आपका एरिया ऑफ वर्क है? सर हम वैसे तो पूरे पाकिस्तान में सिस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, तो मुल्तान में हमारा काम बहुत ज़्यादा है। तो मुल्तान से बाहर भी हम लगाते हैं, सिंध में लगाया, लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोजेक्ट्स लगाए। तो ज़्यादातर क्योंकि मैं रिहायशी मुल्तान को, तो मुल्तान में ही लगाता हूँ। तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और सबसे अच्छी बात ये कि ये जो हमने आपसे सवाल पूछे ये आम लोगों के जहन में तो थे, लेकिन सिंप्लीफाई होकर नई लोगों तक पहुँच रहे थे। तो नाजरीन, तैमूर अली की आपने बातें सुनी, तैमूर ने हमें वक्त दिया, इनका शुक्रिया। और ये सवाल आम लोगों के जहनों में होते हैं कि यार मेरे से बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, मैंने सोलर लगवाना है, तो कितने पैसे लग सकते हैं अगर मैं सोलर लगवाऊँ? मेरे घर में अगर पंखे हैं, एसी हैं, कितने पैसे लग सकते हैं? वापडा से अगर मैं ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लूँ तो उस पर क्या हिसाब किताब होगा? तो ये सारी चीज़ें तैमूर ने सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दी हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, और इस पॉडकास्ट के हवाले से आपकी जो भी राय हो, जो भी कमेंट्स आप करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।